चलिए आज हम पढ़ेंगे ग्रुप वर्क नंबर 11 हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे। ठीक, भारतीय संविधान के भाग। चलिए पहले भाग जान लेंगे फिर अनुच्छेद जानेंगे। चलिए भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। ठीक, आगे हैं भाग 2 नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के कौम है मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। भाग 5 में है संघ। भाग 6 में है राज्य। भाग 7 में पहली अनुसूची के खंड ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित हैं। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। भाग 10 में नगर पालिकाएँ। भाग 9 के क में है नगर पालिका, 9 में पंचायत और 9 के क में है नगर पालिकाएँ, जिसको हम 9 के क में क्या है? नगर पालिकाएँ और 9 के ख में है सहकारी समितियाँ। 9 के ख में है सहकारी समितियाँ और 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 10 में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएँ और बाद। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएँ और बाद। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएँ और बाद। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 13 में। भाग 14 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएँ। भाग 14 में है संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएँ। भाग 14 के क में है अधिकरण। भाग 14 के क में है अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अति पिछड़ा वर्ग आंगन भारतीयों के लिए विशेष उपबंध की बात है 16 में। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में है प्रकीर्णन। भाग 19 में है प्रकीर्णन। भाग 20 में है संविधान संशोधन। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ और निःसरित है। अब जान लेते हैं अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 अनुच्छेद कितना है? 1 से 4। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 12 से 35। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 क नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य 51 के क। ठीक। भाग 5 में संघ राज्य क्षेत्र 51 से 151, अनुच्छेद 51 से 151। भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 51 से 151। भाग 6 में है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 6 में है राज्य, अनुच्छेद 151 से 237। और भाग 7 में है पहली अनुसूची के खंड भाग ख के राज्य के संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। भाग अनुच्छेद है 238 निर्सरित है। अब भाग 8 है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश चर्चा, अनुच्छेद 239 से 242। 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 42। भाग 9 में है पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 के 9। अनुच्छेद 9 में पंचायतें, भाग 9 में पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 के 9। भाग
भाग 10 भाग 9 के क में है नगर पालिकाएँ। भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ अनुच्छेद 243 के त से यन तक, अनुच्छेद त से यच तक। भाग 10 न भाग 9 के ख, भाग 9 ख में सरकारी समितियाँ। अनुच्छेद कितना है 243 यज से यन तक, 243 यज से यन तक। और भाग 10 अब आते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 243 से 244 से 244 क, अनुच्छेद 244 से 244 क। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएँ और बाद। अनुच्छेद 264 से 300A, अनुच्छेद 264 से 300A। भाग 12। अब आगे है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार और समागम। अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 के क में है भाग 14 के ए में है अधिकरण। अनुच्छेद 323 के क से 323 के ख, 323 क 323 ख, 14 के क या ए भाग ए। आगे है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 339 क निर्वाचन। अब आगे है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों या अंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 303 से 342, अनुच्छेद 303 से 342। अब भाग है 18 आपात उपबंध। भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 342 से 360, अनुच्छेद 342 से 360। अब आगे है अनुच्छेद 19 में प्रकीर्णन। अनुच्छेद 19 में प्रकीर्णन मतलब भाग 19 में प्रकीर्णन। अनुच्छेद 361 से 367, 361 से 366 प्रकीर्णन के बारे में भाग 19 में। अब भाग 20 संविधान संशोधन 368, अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392, अनुच्छेद 369 से 392। अब आगे भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसरण। अनुच्छेद 393 से 395। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को दर्शाता है। आगे है बायोलॉजी जानते हैं। आगे कृत्रिम वर्षा कराने के लिए केमिस्ट्री है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर फास्फेट का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? जल अवघटन के कारण। कठोर जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड HCOOH का स्राव के कारण होता है। अब आगे कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे है अम्ल नीले निष्पत्ति पत्र को लाल कर देता है तथा क्षार लाल को नीला में कर देता है। आगे घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा। कहता है कि कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण H3PO4। अब आगे है शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अचार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड CH3COOH या सिरका जिसको बोलते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH या सिरका। अम्ल और क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों को प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। आगे चलते हैं। आगे है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और नीले में उपस्थित मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में फिनोप्थेलिन। मिथाइल ऑरेंज क्षार लाल को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में, मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में क्षार और फिनोप्थेलिन को गुलाबी रंग परिवर्तित कर देता है। वायु में किसके अधिक संघनन के कारण अम्ल वर्षा होता है? SO2 तथा NO2 के कारण। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा pH मान को मापा जाता है? सोरेनसन के द्वारा। गंधक सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व
वनीला का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है लवण और उपयोग। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं, इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अचार के परीक्षण में, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु NaCl। अब आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसका उपयोग साबुन में, कागज़ में, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम के शुद्ध करने में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। अब आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी जिसको बोलते हैं COH को होल ट्वाइस, चमड़ा उद्योग में, अम्लीय में और मृद जल में, गंदे नालों को उपचार में। अब आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, जिसको हम धोबन सोडा बोलते हैं, धोने वाला सोडा, कांच में प्रयोग किया जाता है, कागज़ में, साबुन एवं ईंट के निर्माण में, उद्योग में, आर्द्र अभिकर्ता के रूप में। आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा में, अग्निशमन में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में। आगे विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका उपयोग स्विमिंग पूल में किया जाता है, स्विमिंग पूल को सफाई में करने में, पेयजल इसके कीटाणुनाशक के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब आगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इसका उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, खिलौना में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे है स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की क्रिया में निर्मित एक्रोजिया किन रसायनों का मिश्रण होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। लिटमस किसे प्राप्त किया था? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁷ एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल निस्पंज पत्र नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद रूम भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी? अमोनिया NH3। कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान। समुद्री जल का 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब को 2.8, सिरका को 2.4, नींबू को 2.2। आगे कहता है कपड़े पर से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है ज्योग्राफी, भारत के ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। आगे है जैसे कि देश है भारत, अन्य नाम है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। मानक समय है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय। ग्रीनविच मध्य समय 5.5 घंटा आगे है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे है भौगोलिक विस्तार लंबाई। उत्तर से दक्षिण में विस्तार है इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व में 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर जैसे होता है, ऐसे 15,106.7 किलोमीटर है। जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील है। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्री मील से 12 समुद्री मील है समुद्र तट से। और संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील है। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे है 200 समुद्री मील तक। जलवायु, अब कहता है कि इसका जलवायु जो है मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां है। ठीक। जनसंख्या में दूसरा है। आगे कुल जनसंख्या है 1,21,00,000 मतलब 125 करोड़। कुल विश्व की जनसंख्या है 125 करोड़, यानी कि 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, बोले दिए, प्रथम चीन पर है। पुरुष जनसंख्या है 62,32,000 मतलब
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। 62,32,70,258 है। 62,32,70,258 है पुरुष जनसंख्या। महिला है 58,75,84,719 है। ठीक। ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़, यानी कि 68.8%। और शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़, यानी कि 31.16%। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64%, 17.7%। 2011 जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है 943 प्रति हजार पुरुष। शिशु लिंगानुपात है 918 प्रति हजार पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं। कुल साक्षरता है 74.04%। पुरुष साक्षरता है 82.14%। महिला 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या है 16.6%। अनुसूचित जनजाति 8.6%। राज्यों की संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र 18.6%। और पहाड़ी क्षेत्र है 18.6%, पर्वतीय 7%, पठारी है 27.7%, मैदानी है 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं, यानी कि मित्र पर गमछा हजार इसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। उड़ीसा नहीं होगा। आगे है समय रेखा है IST पर 5 राज्य है, यूपी, MP, AP तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 948 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिटेटस है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालिसिस है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम लंबो न्यूसिफेरा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अब आगे कहता है पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु यानी कि कराईकल, केरल के माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। अब आगे कहता है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कन्हा किसली मध्य प्रदेश, कन्हा किसली मध्य प्रदेश, मानस असम, पेरियार केरल, रणथंबोर राष्ट्रीय राजस्थान, दुधवा उत्तर प्रदेश, शिकारी देवी भवा हिमाचल प्रदेश, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, काजीरंगा असम, केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान है। गिर गुजरात, बांदीपुर कर्नाटक, नल सरोवर गुजरात, नंदनकानन उड़ीसा, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, राजाजी उत्तराखंड, सिंपलीपाल उड़ीसा, मुदुमलाई तमिलनाडु, डांफा मिजोरम, नागरहोर कर्नाटक, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, किबुल लामजा मणिपुर। अब आगे है प्रमुख नदियों उद्गम एवं मोहना। सिंधु कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से। मोहना क्या है? अरब सागर। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से। मोहना खंबात की खाड़ी। ताप्ती मुल्ताई मध्य प्रदेश से, खंबात की खाड़ी इसका मोहना है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मोहना गंगा नदी। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है, गंगा नदी मोहना है। गंडक नेपाल से निकलती है, गंगा नदी है। कोसी सप्तकोश की नेपाल से निकलती है, मोहना गंगा नदी है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सोन और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी इसका है। और सोन और नर्मदा को जगह खंबात खाड़ी। अब आगे ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलते बंगाल खाड़ी में मिलती है। महानदी शिवहा मध्य प्रदेश से, बंगाल खाड़ी मोहना है।
गोदावरी नासिक के निकट से बंगाल खाड़ी मुहाना है। कावेरी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बंगाल खाड़ी मुहाना है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। चंबल जानापा पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी में गिरती है। चिनाब बारालाचा दर्रे से निकलती है, सिंधु नदी में गिरती है। ठीक। झेलम शेषनाग झील से निकलती है, चिनाब नदी में गिरती है। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब नदी में गिरती है। कृष्णा बलेश्वर से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। लूनी नाग पहाड़ी से निकलती है, कक्ष किरण में गायब हो जाती है। ब्यास रोहतांग दर्रा से निकलती है, सतलज नदी में गिरती है। सतलज मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाब नदी में गिरती है। नील विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन लेगो बिलफेरो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। हांगहो क्यूलिन पर्वत से निकलती है, चिलहिल खाड़ी में गिरती है। अमेजन लेगो बिलफेरो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। नील विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। सतलज मानसरोवर झील से निकल चिनाब नदी में गिरती है। डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, काला सागर में गिरती है। डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, काला सागर में गिरती है। बोलगा स्लाइड पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। बोलगा स्लाइड पठार से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। यांगसी तिब्बत पठार से निकलती है, चीन सागर में गिरती है। कांगो लुआलिया से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब आगे हैं, आगे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर, इसके बारे में जान लेंगे। अजंता एवं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चार मीनार हैदराबाद में। हम्पी कर्नाटक में। चिल्का झील उड़ीसा में। एलिफेंटा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। जामा मस्जिद दिल्ली। डल झील श्रीनगर। निशांत बाग श्रीनगर। शालीमार बाग श्रीनगर। रॉक गार्डन चंडीगढ़। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। सारनाथ वाराणसी। महाबलीपुरम चेन्नई। हेलीबीड बेलूर कर्नाटक में। स्वाति स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कालापेंगोड़ा कोणार्क उड़ीसा में। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। कैलाश मंदिर एलोरा में महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर राजस्थान में। होयसलेश्वर मंदिर हेलीबीड कर्नाटक में। तट मंदिर महाबलीपुर तमिलनाडु में। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ है, ये हो जाएगा चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। कांचीपुर का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में। विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में। हवा महल जयपुर राजस्थान में। झूलता मीनार हैदराबाद में। अब आगे प्रसिद्ध पुस्तकें, प्रसिद्ध शासकों के मकबरे। बाबर काबुल अकबर के सिकंदरा जहांगीर के लाहौर औरंगजेब के दौलताबाद। बाबर काबुल अकबर सिकंदरा जहांगीर के लाहौर और औरंगजेब के दौलताबाद। हुमायूं को दिल्ली शेरशाह सासाराम। शाहजहाँ आगरा। बैजू बाबरा चंदेरी। अब आगे हैं, आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि विकास। कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौगोलिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है, आर्थिक समृद्धि को। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा हो तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि हो जाएगा। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर किया था, 2006-07 में, यानी कि 9.6%। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि में आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है, क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक
किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य संकेत क्या है? आर्थिक विकास के मुख्य संकेत क्या है? मानव पूंजी में समृद्धि और समानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। मानव पूंजी में वृद्धि और समानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? वर्ष 2006-07 में 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तीसरी में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक यानी कि 7.8% रही? 11वीं पंचवर्षीय में। सकल घरेलू उत्पाद GDP में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। अब आगे है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। मॉरिस डी मॉरिस 1976 में मॉरिस डी मॉरिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था। अब आगे है वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वैश्विक विश्व बैंक के द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? GR केसेल ने। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? GR केसेल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारतीय तीसरा स्थान पर रहा। कहता कि अर्थतंत्र में ज्ञान तकनीकी कुशलता शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? मानवीय पूंजी। कौन पूंजी? मानवीय पूंजी। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव में से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? महबूब उल हक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन हैं? जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष ली गई है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का प्रथम स्थान रहा? स्विट्जरलैंड का। किसका? स्विट्जरलैंड। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास। अब आगे कहते हैं मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का विश्व में 132वां स्थान रहा। ठीक, आज यहीं तक।